प्रॉब्लम नंबर बताएं आप। लिख भी सकते हैं, बोलना चाहें तो बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके, और कोई अनम्यूट नहीं करेगा। जिसको बोलना है वही अनम्यूट करेगा, बोलने के बाद म्यूट कर लेना। तो देखें, एक आप लोगों ने भेजी है प्रॉब्लम नंबर 12.5। 12.5 का पार्ट ए पार्ट बी। 12.5 का पार्ट ए पार्ट बी। दोनों ही डाउट बन गए आप लोगों को। अब थोड़ा अनम्यूट करके बोलें कि दिक्कत कहाँ है आपको। देखो मैं लिख रहा हूं, मुझे बताना आपको प्रॉब्लम कहाँ है। या तो आप पिछली क्लास में फॉर्मूला को ठीक से नहीं समझे जो मैंने कहा था। देखें ध्यान से, 12.5 में दोनों पार्ट कर रहा हूं। कल अगर कोई बात मिसिंग रह गई तो अभी दोबारा लिख लो। मेजॉरिटी बच्चे लिखते नहीं है जो मैं बोलता हूं, बस मैं जितना लिखता हूं उतना ही लिखते हैं, इसलिए उनको डाउट आते हैं। जो मैं समझाता हूं वो कम बच्चे लिखते हैं, और अगर आप वो भी लिखते हो जो मैं समझाता हूं तो आपको डाउट नहीं आएंगे। आपको प्रॉब्लम में कंडेंस्ड फॉर्मूला इन्होंने दे रखे हैं, कंडेंस्ड लिखना है, सॉरी। इस तरह के फॉर्मूला बना रखे हैं उन्होंने, CHO CH2 CH2 CH2, 3 टाइम्स CH, फिर ब्रैकेट में CH3, फिर CH, फिर ब्रैकेट में CH3। ओ सॉरी, एक ही CH3 है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है जरा देखें, फिर CH3, यही लिखा हुआ है। CH CH3 CH CH3 और फिर CH3। ठीक है। अब देखो मुझे ये बताना कि यहां पे आपको दिक्कत आई। अगर मैं इसका एज सच नेटवर्क बनाऊं, कार्बन नेटवर्क या स्केलेटन, ध्यान देना स्केलेटन क्या है, मैं उसको बनाता हूं। 3 बार CH2 है तो मैंने C लिखा। इसके बाद नेक्स्ट C और फिर ब्रांच में CH3। इसके बाद नेक्स्ट C और फिर ब्रांच में CH3। मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखी, ध्यान रखना। और इसके बाद CH3। किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसको मैंने ऐसे लिखा। ये जो ब्रैकेट में CH3 लिखा है इसका मतलब है ये ब्रांच में है। किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो, यस या नो, घंटों नहीं लगाया करो रिस्पॉन्स करने में। ऐसे 2-2 मिनट लगते हैं रिस्पॉन्स करने में, तो 30 मिनट चले जाते हैं। ये मैंने लिखा, इसको ऐसे कोई दिक्कत है किसी को, यस और नो? मेरी साउंड आ रही है कि नहीं? क्या मेरी साउंड आ रही है सबको? ओहो, साउंड ही गायब है। पता नहीं साउंड भी जा रही है कि नहीं। मेरी साउंड आ रही है? कैसे न्यूट्रल बच्चे, ना यस ना नो, ना क्वेश्चन पे यस नो, ना साउंड का यस नो।
मैंने पूछा आपसे कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? तो देखो, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मालूम नहीं आपने लिखा कि नहीं लिखा, पर मैं बता दूं, जो भी ये ब्रैकेट में टर्म लिखे हैं मतलब वो ब्रांच में है। ब्रैकेट वाला टर्म ब्रांच में है। बीच में अगर ब्रैकेट में कुछ लिखा है ना, समझ लो ब्रांच है वो। अब ये आपने लिखा नहीं लिखा आई डोंट नो, पर पिछली क्लास में मैंने बताया था ब्रांच को ब्रैकेट में लिखना। अब मैं इसको कंडेंस कर रहा हूं, कंडेंस कर रहा हूं। HO CH2 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 3 बार है, CH2 होल थ्राइस, ठीक है। CH3। अब ये दोनों कार्बन सेम नहीं है, सेम कार्बन नहीं है, ध्यान देना। इस पे एक H है, एक CH3 है, यहां एक H है, दो CH3 है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, CH3, इसको अलग लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, CH और दो बार CH3 है तो CH3 होल ट्वाइस। ये इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला हो गया। इस कार्बन से दो CH3 जुड़े हुए हैं। 12.5A समझ में आ गया? यस और नो? बिल्कुल सिंपल है, कॉमन सेंस है। और इसका अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना हो, बॉन्ड लाइन, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सीधे चेन बना लो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, 3 4 5 6 कार्बन की चेन। पहले कार्बन पे OH, यहां से गिने तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ पे एक ब्रांच, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ पे एक ब्रांच, फिफ्थ पे भी एक ब्रांच ये। और ये CH3 हम पहले ही काउंट कर चुके हैं। नंबर कर दें तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। ये बॉन्ड लाइन हो गया। 12.5A समझ में आ गया? ओके, 12.5B देखो, 12.5B भी आपको डाउट बन गया? देखो ध्यान से, N ट्रिपल बॉन्ड C, CH, C ट्रिपल बॉन्ड N, OH। आप ध्यान से देखें तो इसी कार्बन से ये दो साइनो ग्रुप कनेक्टेड हैं। इसी कार्बन से दो साइनो, ये पूरा का पूरा CN और ये लाइक है ना दोनों, तो इनको अलग अलग थोड़ी लिखेंगे। CH और ब्रैकेट में OH और दूसरे ब्रैकेट में CN होल ट्वाइस, हो गया। लिख लिया इसको? और इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाना? तो एक कार्बन लेके उस कार्बन पे, या एक कार्बन को ऐसे दिखाते हैं, इस कार्बन पे एक OH, इधर भी CN, इधर भी CN, बस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। सिंपल है बिल्कुल। ये जो जंक्शन पॉइंट है वो ये कार्बन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आपने बोला था जब हम कंडेंस्ड फॉर्म में करते हैं तो सक्सेसिव रेपिटेशंस होने चाहिए। सर यहाँ पे तो एक सक्सेसिव है एक नहीं वो एक मिनट, रेपिटेशंस। एक मिनट, एक मिनट, फिर से सेंटेंस बोलो, आराम से बोलो। मैंने सर कहा था कि इस क्या? सर आपने जब आप रिप्रेजेंटेशन बता रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाँ के बारे सीधे में, बोलो, हाँ हाँ। आपने कंडेंस्ड फॉर्म
तो कंडेंस्ड फॉर्म में आपने बोला था कि जब सक्सेसिव रेपिटेशन होती हैं तब हाँ जाके हम उन्हें कंडेंस कर पाते हैं। ठीक है। तो तो यहाँ पे ठीक, सर सक्सेसिव रेपिटेशंस नहीं है क्योंकि किसकी बीच में नहीं है सी रिपीटेशन? और ओ एच ये आ गया है। हम्म। सर सी एन की आपने सी एन कलेक्टिवली एंड के अंदर लिख दिया CN2, लेकिन उसे तो हम तभी लिख सकते थे ना कि अगर वो मान लो सी एन एक साथ आ रहा हो, उसके बीच में तो COH आ चुका है। आपने बेटा गलत समझ लिया। सक्सेसिव रिपीटिशन जो है सी, ये होल ट्वाइस है तो लिख दिया मैंने। एक ही कार्बन पे अगर लाइक ग्रुप होते हैं, जैसे 3 H हैं एक ही कार्बन पे, तो मैं इसको लिखूंगा कंडेंस करके CH3। एक ही कार्बन पे है ना 3 लाइक ग्रुप, ये भी तो मैंने कहा था आपसे, नहीं कहा था? यस सर। एक कार्बन पे अगर लाइक ग्रुप हो तो उनको अलग अलग नहीं लिखते, इकट्ठा करके लिख देते हैं। तो एक कार्बन पे 3 H हैं तो मैंने CH3 लिख दिया। एक कार्बन पे अगर 2 Cl होते तो मैं इसको क्या लिखता बताओ? CH Cl होल ट्वाइस, यही लिखूंगा। सेम कार्बन पे 2 लाइक एटम आ जाए तो यही लिखूंगा ना मैं। सेम कार्बन पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए तो क्या लिखूंगा मैं, बोलो? कंडेंस करके यही लिखूंगा ना। कंडेंस का मतलब है कि लाइक चीज अगर एक एटम पे 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो उनको कंडेंस कर दो, या सेम चेन में सेम ग्रुप रिपीट हो रहे हो तो उनको कंडेंस कर दो। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया बेटा, ये साफ दिख रहा है कि ये दोनों CN एक ही कार्बन पे हैं। भाई एक H मान लें और 2 CN मान लें, इसको क्या लिखोगे आप बताओ? एक ही कार्बन पे है। मैं इसको ऐसे नहीं कंडेंस करूंगा, क्या दिक्कत है? बोलो बेटा, आशीष बताओ क्या दिक्कत है इसमें? सर अब हो गया, मिसकंसेप्ट मेरे ही हो गया था। यहाँ चेन नहीं बन रही बेटा, यहाँ 2 CN एक ही कार्बन पे हैं। जैसे आप CH3 लिखते हो ना वैसे ही है ये H की जगह CN है, ऐसे सोचो। चलो और प्रॉब्लम बोलो, और कौन सी? जल्दी जल्दी लिखो, और कौन सी प्रॉब्लम है, एक एक लिखो। दोबारा लिखें, अभी इस बिगनिंग में कोई प्रॉब्लम लिखी थी बच्चों ने, अब मैं वापस मैसेज में नहीं जा रहा हूं। आप दोबारा मैसेज लिखो, कौन सा पूछना है, किसी को पूछना हो। अरे फास्ट करो, पूछना है कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है, फिर आगे करते हैं। ध्यान रहे, ध्यान रहे, अगर आपने होमवर्क नहीं किया आप मुश्किल में आने वाले हो। मैं तो आपको पकड़ ही लूंगा रंगे हाथों कि आपने होमवर्क किया कि नहीं। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए तो भी पता लग जाएगा, नहीं किया तो भी पता लग जाएगा। अच्छा बेटा, आईयूपीएससी नेम किसका बताना है, क्वेश्चन तो बताओ कौन सा? चलो टाइम खराब नहीं करो, क्वेश्चन नंबर लिखो सीधे सीधे कि ये क्वेश्चन डाउट है, खत्म बात। अभी इनके आईयूपीएससी नेम की बात कहां से आ गई? अभी हम आईयूपीएससी नेम एल के इनके पढ़ रहे हैं बेटा।
अभी एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे, फिर वो फंक्शनल ग्रुप करेंगे सारे, तब ये CN फंक्शनल ग्रुप आएगा, अपने आप हो जाएगा। सिस्टम से चलेंगे ना, ऐसे थोड़ी जंप करेंगे कहीं से कहीं पे। हम रूल्स के थ्रू चलेंगे, कंसेप्ट के थ्रू चलेंगे। कुछ भी कहीं से उठा के नेम कर दो, ऐसा थोड़ी करेंगे। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे वो केवल एल्केन के क्वेश्चंस थे, ओनली एल्केन्स, जिसका प्राइमरी सफिक्स एन बनेगा। किसी को पूछना हो उनमें से जल्दी बताओ, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, क्योंकि अभी आगे आप फंस जाएंगे, आप अपने आप डाउट पूछेंगे, मुझे पता है, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं किए तो, और मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि आपने नहीं किए। चलो ठीक है, अगला लिखो। नेक्स्ट लिखो, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स में जो प्राइमरी सफिक्स है वो आएगा इन। बाकी सेम टू रूल्स हैं। पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल, लॉन्गेस्ट चेन रूल में ये है पॉइंट कि आपको ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड C आए। लॉन्गेस्ट चेन मस्ट कंटेन C डबल बॉन्ड C। लॉन्गेस्ट चेन विद C डबल बॉन्ड C। ठीक है। दूसरा, दूसरा लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या है, सिंपल सा है, आप इसकी नंबरिंग करेंगे लेफ्ट हैंड से और नंबरिंग करेंगे राइट हैंड से। डबल बॉन्ड एट फर्स्ट पॉइंट, डबल बॉन्ड एट फर्स्ट कार्बन मस्ट गेट लोअर लोकेंट। तो इधर से नंबर करेंगे तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पॉइंट पे कार्बन 2 पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे 3 पे आ रहा है। तो ये करेक्ट नंबरिंग है अकॉर्डिंग टू रूल, ये इनकरेक्ट है। समझ में आ गया लोएस्ट लोकेंट रूल। और मान लीजिए, अब ध्यान दो आगे, और मान लीजिए कि अगर लॉन्गेस्ट चेन रूल C डबल बॉन्ड C दो ऐसी आ गई जिनमें बराबर हैं कार्बन्स, फिर एल्केन वाले रूल्स अप्लाइड होंगे। अगर दो चेन ऐसी मिल गई जिसमें C डबल बॉन्ड C बराबर हैं, तो फिर एल्केन्स वाले रूल अप्लाइड होंगे। समझ में आ गई बात, मैं सीधे कह रहा हूं एल्केन्स में जैसे हमने डिसाइड किया था, पर पहले डबल बॉन्ड देखेंगे, ये ध्यान रहे। इसी तरह से अगर दोनों एंड से डबल बॉन्डेड कार्बन को सेम लोकेंट आ गया तो इसमें फिर एल्केन्स वाले रूल अप्लाई करेंगे, फिर ब्रांच को लोएस्ट लोकेंट देंगे, और ब्रांच को लोएस्ट लोकेंट दोनों साइड से सेम आ गए, फिर क्या करें।
तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये ध्यान रखना है। तो हायरार्की देखो, हायरार्की ये है, लोएस्ट लोकेंट टू, सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी। अगर ये सेम आ गया, अगर ये सेम आ गया तो ब्रांच, अगर वो भी सेम आ गया तो फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। रिमेंबर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल बी द लास्ट चॉइस। देखो ये रूल्स मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूं, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। मान लीजिए आपको इसकी नेमिंग करनी है, बिल्कुल आसान। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2Br, आपको इसकी नेमिंग करनी है। अभी पेरेंट कार्बन चेन में एक ही दे रहा हूं आपको, पेरेंट कार्बन चेन की कोई कंपटीशन नहीं इसमें, तो पेरेंट कार्बन चेन आपके पास एक है। अब नंबरिंग कहां से करें, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, अकॉर्डिंग टू रूल? Br वाले कार्बन को लोअर लोकेंट देंगे या डबल बॉन्डेड कार्बन को? तो आंसर है डबल बॉन्डेड कार्बन को। लोएस्ट लोकेंट सबसे पहले सी डबल बॉन्ड सी को देना। तो देखो इसमें 4 ब्रोमो हो गया प्रीफिक्स, ब्यूट हो गया रूट वर्ड, और प्राइमरी सफिक्स होगा 1 इन, इन के आगे 1 लिखना। ये है प्रीफिक्स, ये है रूट वर्ड, और ये है प्राइमरी सफिक्स। इन तीनों पार्ट को इकट्ठा कर दें तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 1 इन। सबको समझ में आ गया ये कैसे लिखा मैंने? अब ये जो ब्यूट 1 इन है, इसको 3 तरह से लिखा जाता है, ज्यादा बेस्ट तो यही है लिखने का तरीका, पर ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 ब्रोमो, इस 1 को ब्यूट के आगे भी लिखा जाता है 1 ब्यूटीन, और इस 1 को इन के बाद भी लिखते हैं। ये तीनों करेक्ट हैं। ये तीनों करेक्ट है। सबसे कंफर्टेबल और सबसे इजी होता है फर्स्ट वन। मुस्कान बेटा, अगर हमें डबल बॉन्ड को नंबर 1 नहीं लिखना था तो इस नंबरिंग की जरूरत क्या थी, इस रूल की जरूरत क्या थी बेटा? आप तो ये कह रही हो कि क्या ये रूल होना चाहिए? अगर हम यहां 1 नहीं लिखेंगे तो फिर इस रूल की क्या जरूरत? और फिर एल्कीन की क्या जरूरत है? एल्केन की ही कर लो ना नेमिंग। अगर हम डबल बॉन्ड की लोकेशन नहीं बताते हैं तो फिर एल्कीन की क्या जरूरत है? एल्केन ही हो गया सारा, सी डबल बॉन्ड सी। तो मुस्कान समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा क्लैरिटी रखो माइंड में। आप कैसे बता सकती हो कहां डबल बॉन्ड है? इसी फॉर्मूला का मैं एक और मॉलिक्यूल बता देता हूं, इसी फॉर्मूला का। ये भी है एक और मॉलिक्यूल, सेम फॉर्मूला बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना के देख लो आप। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा दोनों का, C4H8Br, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डबल बॉन्ड यहां बीच में बना दिया। अब अगर आप डबल बॉन्ड की लोकेशन नहीं बताओगे तो कैसे पता लगेगा कि इसकी बात हो रही है या इसकी हो रही है?
अच्छा अच्छा। हाँ, कार्तिक ने अच्छा पॉइंट बताया। पर ये लिख रहे हैं काफी टीचर्स ये बता चुके हैं, पता नहीं आपने ऐसा कितने टीचर्स के साथ पढ़ लिया है। फिर भी, फिर भी देखो, डबल बॉन्ड की लोकेशन बताने की जरूरत तब नहीं होती जब डबल बॉन्ड की दूसरी पोजीशन ही पॉसिबल ना हो। डबल बॉन्ड की जब दूसरी पोजीशन ही पॉसिबल ना हो तब डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है। पहले मैं इसकी नेम कर दूं, फिर आपको एग्जांपल देता हूं। पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, 1 2 3 4, ये नंबरिंग होगी, ये बात क्लियर है सबको। अब 1 ब्रोमो बनेगा ये, 1 ब्रोमो ब्यूटेटुइन। ये नेमिंग क्लियर है। अब कार्तिक की बात पे आता हूं मैं, कार्तिक की बात पे आता हूं। आप इन दोनों मॉलिक्यूल के नाम लिखो, बताओ मुझे क्या नाम है। प्रोप 1इन, और ये भी प्रोप 1इन। अगर मैं मान लीजिए 1 ना लिखूं, सिंपली प्रोपीन लिखूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या प्रोपीन में डबल बॉन्ड की लोकेशन स्पेसिफाई करना जरूरी है? कार्तिक, जरूरी है। क्यों जरूरी है बेटा, बताओ मुझे। अगर मैं आपसे कहूं उल्टा, देखो चलो आपकी बात आती है, उल्टा करते हैं। मैं कहूं कि मैंने एक आईयूपीएसी नेम दिया प्रोपीन, उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हो? यस और नो? अगर मैं आईयूपीएसी नेम प्रोपीन दूं तो क्या आप उसका स्ट्रक्चर बना सकते हो? बनाओ जरा, क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, बताओ। क्या बनेगा? आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये ऊपर जो बने हुए हैं इनमें से किसी को भी बना दो, ये प्रोपीन हो गई। अब जरा देखना ध्यान से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, क्या आप ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना सकते हो? सिंपली मैं कहूं कि ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाओ, कैन यू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन? कार्तिक बनाएगा, कार्तिक।
देखो, अगर मैं सिंपली ब्यूटीन आपको कहूं तो आप इसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? आप कंफ्यूज्ड होंगे कि मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं या ये स्ट्रक्चर बनाऊं। सिंपली इतना लिखने से क्या आप कंफर्म कर सकते हो कि कौन से स्ट्रक्चर की बात हो रही है? कार्तिक, सिंपली ब्यूटीन लिखने से क्या आप गारंटीड करेक्ट स्ट्रक्चर बता सकते हो? जल्दी जल्दी जवाब दो, यस और नो, देर मत करो। इसका ये मतलब निकलता है बेटा कि ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना जरूरी है। ब्यूटीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना जरूरी है। बात समझ में आ रही है आपको? बट प्रोपीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताना जरूरी नहीं है। प्रोपीन में जरूरी नहीं है बताना, क्योंकि कोई दूसरी पोजीशन डबल बॉन्ड की पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, एक और देता हूं। आपसे कहें इसका आईयूपीएसी नेम बताओ, क्या इसका आईयूपीएसी नेम साइक्लोहेक्सवानीन लिखना पड़ेगा? वन लिखना जरूरी है इसमें? इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। साइक्लोहेक्सवानीन, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो। इसका उल्टा अगर मैं कहूं साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर बनाओ, मैंने वन नहीं लिखा, स्ट्रक्चर बनाओ, क्या आप इसके नेम से स्ट्रक्चर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं। वो तो सब सेम होंगे, कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दो। मतलब ये कि साइक्लोहेक्सीन में डबल बॉन्ड की लोकेशन बताना जरूरी नहीं है। साइक्लोहेक्सीन में वन लिखना जरूरी नहीं है। पहली चीज तो ये समझ लो। दूसरी बात, अब मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ये बात आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जानी चाहिए अब कि डबल बॉन्ड, किसी डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की या फंक्शनल ग्रुप की लोकेशन बताना जरूरी है कि नहीं है। कॉमन सेंस लगाओ, एक सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करो। मान लीजिए कि आप 24 आवर्स घर पे रहते हैं, 24 आवर्स आप घर पे रहते हैं, तो फिर क्या आपकी लोकेशन स्पेसिफाई करना जरूरी है? आपकी लोकेशन स्पेसिफाई करना कब जरूरी है? जब आप अपनी पोजीशन बदलते हो। यस और नो? बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह से किसी एल्कीन में सी डबल बॉन्ड सी की अगर कई लोकेशंस पॉसिबल हैं तो आपको लोकेशन बतानी पड़ेगी। और कई लोकेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर बताना जरूरी क्या है? एक ही पॉसिबल है तो फिर बताना जरूरी क्या है? वन लिखना क्या जरूरी है?
एक और मैं सिंप्लीफाइड बात अब करने वाला हूं, इससे भी आसान, उल्टा। अगर किसी आईयूपीएसी नेम का, अगर किसी आईयूपीएसी नेम का आप करेक्ट स्ट्रक्चर बना दो, किसी आईयूपीएसी नेम का करेक्ट स्ट्रक्चर बना दो, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है कि वो आईयूपीएसी नेम करेक्ट है। अगर आईयूपीएसी नेम देख के आपको दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहे हो, आईयूपीएसी नेम से दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसका मतलब कुछ उसमें गड़बड़ है। और नॉर्मली वो लुकेंट की ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना हो कि लुकेंट लिखें या ना लिखें, तो क्या करो, आप बिना लुकेंट लिखे स्ट्रक्चर बनाओ। आपको अगर ये डिसाइड करना है कि लुकेंट लिखें या ना लिखें, तो क्या करें, तरीका क्या है, विदाउट राइटिंग लुकेंट आईयूपीएसी नेम लिखो और उसका फिर से स्ट्रक्चर बनाओ। देखो क्या आप करेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो या आपको लगता है कि दूसरा भी बनेगा। विदाउट राइटिंग लुकेंट, अगर दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसका मतलब कि ये आईयूपीएसी नेम में लुकेंट बताना जरूरी है। अभी आगे ढेरों एग्जाम्पल में लेने वाला हूं, कोई बात नहीं। देखो एक तो ये बात हो गई, दूसरा देखो, नेक्स्ट देखो। अगर किसी मॉलिक्यूल में मान लीजिए दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है, अब मैं एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, दो डबल बॉन्ड है या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग इस तरह से करना कि डबल बॉन्डेड कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल लुकेंट मिले। नंबरिंग का रूल तो वही है, लोएस्ट लुकेंट। अब इसका रूट वर्ड है हेप्ट। मैं जो नई बात आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि हेप्ट के बाद लेटर ए आप ऐड करेंगे, हेप्ट के बाद लेटर ए ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे लेटर ए, तो आईयूपीएसी रूल ये है, आईयूपीएसी रूल ये है कि रूट वर्ड के बाद हमेशा वॉवेल आना चाहिए, रूट वर्ड मस्ट बी फॉलोड बाई अ वॉवेल। लिख लो ये। देखो अगर ए नहीं लिखते हम, अगर हम ए नहीं लिखते तो हेप्ट के बाद कौन सा लेटर आना था, डी। दो डबल बॉन्ड है ना, तो डाइईन हो गया, तो हेप्ट के बाद लेटर डी आना था। बट रूल ये है कि रूट वर्ड मस्ट बी फॉलोड बाई अ वॉवल। अपनी तरफ से आप एक वॉवल लिखेंगे।
और वो ए लिखा जाएगा। तो इसका नाम होगा हेप्टा 2,4 डाइईन, नॉट 2,4, सॉरी, 1,4, 1,4 डाइईन, हेप्टा 1,4 डाइईन। ये सबको समझ में आ गया? ये नया रूल मैं रिपीट कर रहा हूं, रूट वर्ड मस्ट बी फॉलोड बाय अ वोवेल। जब भी कॉन्सोनेंट आए तो अपनी तरफ से लेटर ए ऐड कर दो रूट वर्ड के बाद। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको इसकी नेमिंग करनी है, इसकी नेमिंग करनी है आपको, क्या नाम होगा इसका? अभी हमारा कंसंट्रेशन है रूल्स को क्लियर करना, ध्यान रहे। नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि रूल्स आपको स्पष्ट होते जाएं। क्या नाम होगा इसका? देखो ध्यान से, इसमें रूल ये है, साइक्लोहेक्सीन हो, साइक्लोपेंटीन हो, साइक्लोब्यूटीन हो, साइक्लिक एल्कीन का रूल ये है, डबल बॉन्ड मस्ट गेट नंबर 1 एंड 2। साइक्लिक स्ट्रक्चर का रूल ये है, साइक्लिक एल्कीन का, डबल बॉन्ड मस्ट गेट नंबर 1 एंड 2। नोट डाउन, डबल बॉन्ड मस्ट गेट नंबर 1 एंड 2। ये दो तरीके हैं डबल बॉन्ड को 1 और 2 नंबर देने के। अब कैसे डिसाइड करें कौन सी करेक्ट नंबरिंग है? तो अब आप ये देखेंगे, एल्केन वाले रूल में आ जाओ, एल्केन वाले रूल में ब्रांच को लोअर लोकेंट, यहां पे 3 है और यहां पे 6 है, तो ये करेक्ट नंबरिंग है और ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम है 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन। क्या यहां पे 1 इन लिखना जरूरी है? अगर हमें ये चेक करना है कि क्या इसको 1 इन लिखना जरूरी है, तो आप उल्टा करो। उल्टा मतलब, अगर मैं आपको आईयूपीएसी नेम दे दूं और आपसे कहूं स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, ये आपको गिवन है, और मैं आपसे कहूं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, अगर आप दो स्ट्रक्चर बना दो तो 1 लिखना जरूरी है। क्या मैं 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन नेम दूं तो आप करेक्ट स्ट्रक्चर बना सकते हो? तो रूल को फॉलो करेंगे तो पक्का बना लेंगे। रूल ये है कि साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड को हमेशा नंबर 1 और 2 देना, डबल बॉन्ड को हमेशा नंबर 1 और 2 देना। मैंने दे दिया साइक्लोएल्कीन बना के। रूल ये है डबल बॉन्ड को 1 और 2 नंबर देना, ये तो रूल ही है। अब थर्ड कार्बन पे बी आर लगा दो, हो गया। बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है, ये और ये देखो बिल्कुल लाइक है।
तो साइक्लोहेक्सीन में 1 लिखना जरूरी नहीं है, और लिख दो तो गलत नहीं माना जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिख दिया तो गलत हो गया, बट नॉट नेसेसरी। आ गया समझ में? रिसेंटली जेई मेंस में ये प्रॉब्लम आई, बिल्कुल लास्ट ईयर का ही केस है, बिल्कुल रिसेंट केस है, देखें आप, कंपटीशन में आया हुआ। उन्होंने पूछा था कि इसका आईयूपीएसी नेम बताओ। देखें कौन फास्टेस्ट है आप में से। अब देखो यहां पे कौन से बच्चे हवा हवाई काम करते हैं और कौन से बच्चे रूल्स को फॉलो करते हैं, अभी आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको रूल दिया कि डबल बॉन्ड को नंबर 1 और 2 देना है। साइक्लिक एल्कीन में डबल बॉन्ड को नंबर 1 और 2 देना है। मैंने 2 तरीके से 1 और 2 नंबर दे दिए, यही 2 तरीके हो सकते हैं केवल। अब करेक्ट नंबरिंग डिसाइड करने के लिए एल्केन वाला रूल लगाना पड़ेगा। इसमें ब्रांच के लिए सेट क्या बन रहा है? 2 3। इसमें ब्रांच के लिए सेट क्या बन रहा है? 1 6। बताओ लोअर सेट कौन सा है? लोअर सेट 1 6 है। ये करेक्ट नंबरिंग है, ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम है 6 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। अभी भी किसी को रूल्स में कंफ्यूजन है? आप अपने आप को चेक करें कि आप रूल्स को कैसे तुरंत मिस इंटरप्रेट करते हो या मिस यूज करते हो, प्रॉपर यूज ही नहीं करते उसका। डबल बॉन्ड को रिंग में 1 और 2 नंबर देना है, ठीक है। ओके, अब अगर ऐसा हो जाए कि रिंग में 2 डबल बॉन्ड हो और एक ब्रांच हो, क्या करें फिर? डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर तो देना है, ये तो रूल है। अब कई तरीके होंगे 1 2 नंबर देने के, 1 2 3 4 5 6, कई तरीके होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हो करेक्ट नंबरिंग कौन सी होगी?
कई तरीके होंगे डबल बॉन्ड को 1 और 2 नंबर देने के। आप मुझे बताओ इनमें से करेक्ट नंबरिंग कौन सी है? विच इज द करेक्ट नंबरिंग? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के सेट कौन से बन रहे हैं, ये देखो। डबल बॉन्डेड कार्बन का सेट इसमें बन रहा है 1 3। डबल बॉन्डेड कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन का सेट बन रहा है 1 और फिर दूसरा 5 पे, 1 5। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन का सेट बन रहा है 1 3 और इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन का सेट बन रहा है 1 5। तो ये तो गलत हो गया, इसमें कंपटीशन है इन दोनों में। अब इन दोनों में डिसाइड करना है करेक्ट कौन है। तो अब एल्केन वाला रूल, यहां बन रहा है 6 ब्रोमो, यहां बन रहा है 5 ब्रोमो। तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो आईयूपीएसी नेम होगा इसका 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो साइक्लोहेक्सा। हेक्स के बाद ए ऐड करेंगे, 1,3 डाईइन। बताना पड़ेगा इसमें 1,3 डाईइन। अगर ये नहीं लिखेंगे तो फिर दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल होगा। साइक्लोहेक्साडाईन तो ये भी है ना, इस ये भी साइक्लोहेक्साडाईन है। साइक्लोहेक्साडाईन तो ये भी है, बट ये होगा 1,4 डाईन। तो इसमें नंबर लिखना जरूरी है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये बात अब तक मैं 8-10 बार बोल चुका हूं, फिर बोल देता हूं। साइक्लिक एल्कीन में डबल बॉन्ड को 1 और 2 नंबर देना एक बात, और जब 1 और 2 या 2 डबल बॉन्ड हो तो लोएस्ट सेट बनाना, 1 2 तो देना ही है। तो मैंने ये 4 केस बनाए। डबल बॉन्ड, इस वाले डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर ऐसे दिया और 1 2 ऐसे दिया। फिर दूसरा जो डबल बॉन्ड था उसको भी यूज किया, 1 2 ऐसे कर दिया, 1 2 ऐसे कर दिया। मैंने एक एक करके दोनों डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर किया। एक बात क्लियर है, यस और नो? दोनों डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर कर दिया। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, इसके लिए दो पॉसिबिलिटी और इस डबल बॉन्ड के लिए दो पॉसिबिलिटी। अब मैंने डबल बॉन्ड कार्बन का लोएस्ट सेट ढूंढा। इसमें सबसे पहले डबल बॉन्ड 1 पे अपीयर हुआ और फिर 3 पे नेक्स्ट अपीयर हो रहा है। लोअर लोकेंट लिखना, लोअर। तो इसमें सबसे पहले 1 पे अपीयर हो रहा है डबल बॉन्ड और फिर 3 पे हो रहा है, तो वो मैंने लिख दिया 1 3 सेट। इसमें डबल बॉन्ड सबसे पहले 1 पे अपीयर हो रहा है और फिर 5 पे, इसका 1 5 सेट हो गया। ऐसे ही इसमें बना लिया 1 3 सेट, 1 5 सेट। ये डबल बॉन्ड के सेट बनाने में कोई दिक्कत है? लोकेंट सेट एक एक करके बोलते जाओ, यस और नो। अब रूल है लोअर सेट ढूंढो, लोअर। तो ये 1 5 है, ये 1 3 है, तो 1 3 में फाइट है। ये भी डबल बॉन्ड का 1 3 सेट है, ये भी डबल बॉन्ड का 1 3 सेट है। तो डबल बॉन्ड से तो डिसाइड हो नहीं पाया। अब ब्रांच पे जाएंगे। पहले ही डबल बॉन्ड सेट में अगर देखें तो ब्रांच 6th पोजीशन पे दिखती है।
और दूसरे डबल बॉन्ड 1,3 सेट में देखें तो ब्रांच 5 पे दिखती है। इसलिए ब्रांच को जहां लोअर लोकेंट मिलेगा उसको सिलेक्ट कर लिया। बिल्कुल सामान्य कॉमन बुद्धि का काम, इसमें कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, बस आपका फोकस चाहिए। रूल्स को आप प्रॉपर अप्लाई करें। और रूल ये है कि डबल बॉन्ड को आप नंबर 1 2 नंबर करें, और कई डबल बॉन्ड हैं तो फिर उनका लोएस्ट सेट सिलेक्ट करें। लोएस्ट सेट सिलेक्ट करने के बाद भी डिसाइड ना हो तो फिर एल्केन वाले रूल पे जाएं, मतलब ब्रांच को लोअर लोकेंट मिले, और अगर वो भी सेम आता है तो फाइनली किस पे जाना, फाइनली जाना अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। यहां तो एक ही मैंने दे दिया, या तो मैंने एक ही दे दिया। अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, देखो एक कदम और आगे बढ़ा दूं। अगर मान लीजिए मैं यहां पे एक ब्रांच और लगा देता क्लोरो, सभी जगह एक ब्रांच और लगा देता, अब क्या करें? तो देखो ये पहले तो डबल बॉन्ड ही देखना है, पहले डबल बॉन्ड ही देखना है। तो फर्स्ट और थर्ड में फाइट है, फर्स्ट और थर्ड में फाइट है, ठीक है। ये तो कट कर दो सिंपली डबल बॉन्ड की पोजीशन से। अब जरा ब्रांच को देखें, ब्रांचेस को। इस पे ब्रांच कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 पे है ब्रांचेस। इसमें ब्रांचेज भी कार्बन 6 और 5 ही हैं। ब्रांचेज का लोकेंट भी सेम आ रहा है, फिर क्या करें? ब्रांचेज के लोकेंट्स भी सेम आ जाए तो जो फाइनल चॉइस है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ब्रोमो वाले कार्बन को लोअर लोकेंट मिलना चाहिए। तो ये करेक्ट नंबरिंग है, ये इनकरेक्ट है। सो आई रिपीट, alphabetical order is the last priority to take decision. Alphabetical order is the last priority to take decision of correct locants. Alphabetical order is the last priority, remember. सबको समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि एक डबल बॉन्ड रिंग में है और एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, क्या करें? तो देखो मैं आपको बताता हूं, इसका भी एक तरीका है। अगर ब्रांच वाली कार्बन चेन में, ब्रांच वाली कार्बन चेन में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो या ब्रांच हो, तो ऐसे प्रीफिक्स को कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स। इस ब्रांच की नंबरिंग हम यहां से करेंगे। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इसी को मैंने क्यों लिया, इसको 1 और इसको 2 क्यों कहा। अगर मैं इसको 1 कहता तब तो एक दूसरा कार्बन बनता, फिफ्थ कार्बन बनता। ये नंबरिंग क्लियर है कैसे हुई? जिसको क्लियर नहीं है वो दूसरी करके देख ले, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को 1 2 नंबर देके। अब देखो इस ब्रांच की नेमिंग करनी है आपको, ब्रांच की जिसमें डबल बॉन्ड है, ये कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स है, ये कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स कहलाएगा। ब्रांच में डबल बॉन्ड हो, ब्रांच में ब्रांच हो, तो ऐसे केस में ब्रांच की भी नंबरिंग करनी पड़ेगी। कितने कार्बन की ब्रांच है? 3 कार्बन की, तो आप लिखेंगे प्रो। फिर डबल बॉन्ड है,
तो ईन, और कौन सा ईन, टू ईन, ये भी बताना पड़ेगा। और एंडिंग करेंगे आयल से। आयल लिखा जाता है इस सिंगल बॉन्ड को, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसके लिए आयल लिखते हैं। आयल मैंने किसके लिए लिखा, ये कार्बन 1,4 बॉन्ड के लिए, कार्बन 1,4 बॉन्ड के लिए आयल लिखा मैंने। तो ये 3 कार्बन का प्रॉप, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है ईन, और लास्ट में आयल। इसको इकट्ठा कर दें तो प्रीफिक्स का नाम बनेगा प्रॉप टू इनाइल। और जब इकट्ठा करेंगे तो एक और खास बात, ये जो ई है इसको एलिमिनेट करेंगे। इनाइल, इसमें एक रूल और नोट करें, ऐड करें, कि जब भी दो सफिक्स आप कंबाइन करें, ध्यान देना, जब भी दो सफिक्स कंबाइन करें, रूट वर्ड के बाद जो कुछ लिखा जाएगा वो सफिक्स होता है। जब भी दो सफिक्स कंबाइन करेंगे तो वॉवेल रिपीट नहीं होने चाहिए। While combining two suffixes, vowels should not repeat. Two vowels should not be consecutive. अब आप कहोगे इन का ई तो वावेल है, आयल का वाई कैसे वावेल हो गया, बताओ, हाउ इट इज वावेल। तो लिसन द साउंड, आयल साउंड। तो साउंड के बेसिस पे वाई को एज वावेल ट्रीट करना, इसलिए इन का ई हटा देंगे। तो इस प्रीफिक्स का नाम हो जाएगा प्रॉप टू इनाइल, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 4 प्रॉप टू इनाइल, ये प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड हो जाएगा साइक्लोहेक्स, 1 इन लिखना जरूरी नहीं है। जल्दी करो, साइक्लोहेक्स इन। जब रिंग में एक डबल बॉन्ड होना तो 1 इन लिखना जरूरी नहीं। रूल बिल्कुल क्लियर है सबको। अब जरा देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कंपटीशन में आता रहता है, आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है पर कंपटीशन में आता है, वो ये है, अगर मान लीजिए कि डबल बॉन्ड पेरेंट चेन के कार्बन और ब्रांच के कार्बन के बीच है, फिर क्या करें। पेरेंट चेन कार्बन और ब्रांच कार्बन के बीच में है, ये डबल बॉन्ड दो ब्रांच कार्बन के बीच में था, और अब ये जो मैंने नेक्स्ट डबल बॉन्ड लिया है, ये डबल बॉन्ड है पेरेंट चेन और ब्रांच कार्बन के बीच में। तो इस प्रीफिक्स का नाम क्या होगा, 3 कार्बन का है, ब्रांच में कुछ भी नहीं आगे, ये सिंपल प्रीफिक्स है, इसका नाम होगा प्रॉप प्लस आइलिडीन। आइलिडीन किसके लिए लिखा जाता है, ये नोट कर लें नया रूल,
आइलिडीन किसके लिए लिखा जाता है? जब पेरेंट कार्बन चेन और ब्रांच्ड कार्बन चेन के बीच डबल बॉन्ड हो। अगर पेरेंट कार्बन चेन और ब्रांच कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो सिंपली आयल लिखेंगे। रूल्स लिखते जाएं। मैं केवल आपको रूल्स क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसके अलावा सिमिलर एग्जाम्पल आप जितने चाहे बना लें। सिमिलर एग्जाम्पल जितने चाहे बना लें। तो इसका IUPAC नेम होगा 4 प्रोपाइलिडीन 4 प्रोपाइलिडीन साइक्लोहेक्सीन। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जनरलाइज कर रहा हूं। वो ये है, ध्यान दो, मैं अब इसको जनरलाइज कर रहा हूं। जनरलाइजेशन ये है कि अगर पेरेंट कार्बन चेन से, मान लीजिए ये CH2CH3 ब्रांच्ड है, इस ब्रांच का क्या नाम लिखोगे बताओ? इस ब्रांच का क्या नाम लिखोगे? इथाइल लिखोगे? यही लिखोगे ना, इथ प्लस आयल इथाइल। मैं जो आपको क्लैरिटी दे रहा हूं और ज्यादा, वो ये है कि 2 कार्बन के लिए तो लिख लिया इथ, आयल किस चीज के लिए लिखा? आयल क्या बता रहा है आपको? आयल बता रहा है ब्रांच्ड कार्बन और पेरेंट कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो। अगर यही मैं 2 कार्बन की ब्रांच डबल बॉन्ड से शुरू करूं, 2 कार्बन की ब्रांच डबल बॉन्ड से मैं शुरू करूं, अब इस प्रीफिक्स का नाम क्या होगा? इस प्रीफिक्स का नाम होगा, इथ तो है ही अपनी जगह 2 कार्बन के लिए, बट अब एंडिंग आयल की जगह किससे होगी? आयलिडीन से। इस प्रीफिक्स का नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन। तो 2 कार्बन के लिए तो इथ आ गया, ओके। व्हाट इज आयलिडीन गिविंग यू? क्या बता रहा है ये बता रहा है कि पेरेंट कार्बन चेन और ब्रांच्ड कार्बन चेन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। ध्यान देना, ये पेरेंट कार्बन चेन और ब्रांच के बीच डबल बॉन्ड है, तभी आयलिडीन आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जो यहां पे डबल बॉन्ड है, ये जो 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है, ये तो ब्रांच कार्बन के बीच है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड। IUPAC नेमिंग में इनमें जमीन आसमान का अंतर है। एग्जाम्पल क्लियर है आपको? कब आयल लिखना और कब आयलिडीन लिखना।
ओके, बहुत बढ़िया। और अब एक और एग्जाम्पल के बाद फिर आपको फ्री करता हूं, जिससे कि आप और क्वेश्चंस कर सकें, बस 2 या 3 मिनट। जो रूल एल्कीन के हैं वही रूल एल्काइन के भी हैं, बिल्कुल सेम रूल है। जहां हमने इन लिखा था उसकी जगह आयन लिखना, सेम रूल, नो चेंज एट ऑल। मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इसकी नेमिंग बताओ, तो आप नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे या राइट से करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोअर लोकेंट देना है, नॉट ब्रांच्ड कार्बन। इट विल बी 4 ब्रोमो पेंट 1 आयन। 1 लिखना जरूरी है। समझ में आ गया सबको? तो ये तो बात हुई प्राइमरी सफिक्स की।